हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं स्टडी लॉ बडी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है और जब आप इस सेक्शन को गो थ्रू करते हैं तो आपको समझ में आता है कि इसके जो एग्जांपल्स हैं, इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं, वो हम डेली बेसिस पे इन्हें यूज़ करते हैं और डेली बेसिस पे ये हमारी लाइफ में होते रहते हैं। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते और यही वजह है कि मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में आपको कॉन्ट्रैक्ट एज अ कोर्स करिकुलम पढ़ाया जाता है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेक्शन 73 किस बारे में बात करता है और ये किस चैप्टर से कंसर्निंग है? तो चैप्टर 6 आपका जो है वो ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है, जो ये कहता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, जैसे कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि सेक्शन 2 और क्लॉज H, इसमें होता है हैप्पी कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है? सेक्शन 73 कहता है कि कॉम्पनसेशन मिलेगा, किस लिए? फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यदि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से लॉस या डैमेज हो जाता है तो फिर क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है या करार कोई टूट गया है, द पार्टी हु सफर्स by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract। अब जिसने करार तोड़ा है उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है, वो व्यक्ति कॉम्पनसेशन लेने का अधिकारी है। कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय हिम देयरबाय which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties knew when they made the contract to be likely the result from the breach of it। तो दो चीजें हैं, या तो सामने वाली पार्टी को ये मालूम होगा कि यदि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता हूँ, इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता हूँ, इस करार को तोड़ता हूँ, तो सामने वाली पार्टी को कितना नुकसान होगा। और दूसरा चीज ये हो सकती है कि नेचुरली वो ही नुकसान होगा उस केस में, ठीक है। तो ये दो चीजें इसमें बताई गई हैं। फिर सच कॉम्पनसेशन इज नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट एंड इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज सस्टेन्ड बाय रीजन ऑफ ब्रीच। अब इस सेक्शन को पढ़ने से पहले ज़रूरी ये है कि आप एक बार इसके जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं उन्हें गो थ्रू करें। ये सेक्शन इतना इलेबोरेटली सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है व्हेन यू गो थ्रू द सेक्शंस, गो थ्रू द इलस्ट्रेशंस ओनली। सो आगे देखते हैं, इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं और उसके बाद हम वापस से इसकी तरफ आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पहला इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या कहता है। A contracts to sell and deliver 50 mounds of saltpeter to B at a certain price to be paid on delivery. So let's draw it. A ने, just a minute, रेड लेते हैं। A ने B से कॉन्ट्रैक्ट किया। आगे क्या कहता है? A contracts to sell and deliver 50 mounds of saltpeter to B. B को क्या बेचेगा? सॉल्टपीटर, ओके। सॉल्टपीटर क्या होता है? ये एक तरीके से हिंदी में से शोरा बोलते हैं। ये जो भी आपके ये एक्सप्लोसिव्स वगैरह होते हैं उनको बनाने के काम में आता है या फिर चीज़ों को प्रिजर्व करने के काम में आता है, ठीक है। और जो टर्म यहाँ पे माउंड्स यूज किया गया है वो ढेर है, ठीक है। उसका मतलब होता है 50 माउंड्स, 50 ढेर, ठीक है। तो A contracts to sell and deliver 50 mounds of saltpeter to B at a certain price to be paid on delivery। तो जैसे आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं ना, कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है? जब आपके यहाँ सामान आ जाएगा तभी आपको आप पेमेंट करोगे, ठीक है। तो एट अ सर्टेन प्राइस टू बी पेड ऑन डिलीवरी, जब मेरे पास सामान आएगा तभी मैं उसे पे करूंगा। नाउ व्हाट हैपेंस? ए ब्रेक्स हिज प्रॉमिस। ए ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। Now B is entitled to receive from A by way of compensation the sum
if any, by which the contract price falls short of the price for which B might have obtained 50 mounds of saltpeter of like quality at the time when the saltpeter ought to have been delivered. अब यदि आपने किसी व्यक्ति से समय रहते कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो व्यक्ति आपको समय रहते वो सामान नहीं पहुंचा पाता है, तो आप कहीं ना कहीं से तो उसे अरेंज करेंगे ही करेंगे. अब यदि ए ने प्रॉमिस किया बी से कि मैं आपको आपका जो ये शोरा है या सॉल्ट पीटर है मैं आपको इतनी तारीख तक पहुंचा दूंगा, आप मुझे पेमेंट कर देना ऑन डिलीवरी. ठीक है. अब बी ए नहीं पहुंचा पाता है. ठीक है. बी समहाउ सी से अरेंज करता है बट डबल प्राइस में. जैसे मानिए कि सपोज करते हैं कि इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 100 रुपए का, लेकिन बी से सी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो 200 रुपए का हुआ. अब यहाँ 200 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हुआ कि डबल द प्राइस हो गया. इसने समय रहते कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो अब ये जो 100 रुपए एक्स्ट्रा हुए, 200 माइनस 100, ये जो 100 रुपए एक्स्ट्रा हैं, ये 100 रुपए लेने का अधिकारी है बी. किससे? ए से. क्यों? क्योंकि इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है और ये एज अ कॉम्पनसेशन 100 रुपए ए से लेने का अधिकारी है. ये कहता है इलस्ट्रेशन 1. ठीक है. इलस्ट्रेशन ए. ये आपको आई होप समझ में आया होगा. इसके आगे चलते हैं. ओके. नेक्स्ट देखते हैं. इलस्ट्रेशन बहुत ही प्यारे हैं. अगर आप तबीयत से इन्हें पढ़ते हैं समय निकाल करके तो आपको नो डाउट ये बहुत हेल्प करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट को समझने में. ए हायर्स बी शिप टू गो टू बॉम्बे. सी, अभी क्या होता है कि जैसे मानिए हमने ओला टैक्सी बुक करी. ठीक है. हमें कहीं भी बाहर जाना होता है तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट्स डेली बेसिस पे करते रहते हैं. मुझे अगर अपने फ्रेंड से मिलने जाना है तो मैं ओला करूंगी या मैं टैक्सी बुक करूंगी. अब यहाँ पे क्या हुआ, ए ने हायर किया बी का शिप टू गो टू बॉम्बे एंड देयर टेक ऑन बोर्ड on the 1st of January a cargo which A is to provide and to bring it to Calcutta. अब यहाँ क्या हुआ है कि ए अपना कोई कार्गो बी के शिप के थ्रू कैलकाटा भिजवाता है. ठीक है. कि मेरा मैं हायर तो कर रहा हूँ बॉम्बे में, लेकिन आप मेरा जो कार्गो है वो कैलकाटा से लोगे, कैलकाटा पहुंचाओगे. ठीक है. बॉम्बे से कैलकाटा पहुंचाना है. जर्नी है बॉम्बे टू कैलकाटा. ए हायर्स बी शिप टू गो टू बॉम्बे एंड देयर टेक ऑन बोर्ड on the 1st of January a cargo which A is to provide and to bring it to Calcutta. The freight to be paid when earned. B's ship does not go to Bombay. अब होता क्या है कि जो B का शिप है वो बॉम्बे जाता ही नहीं है. But A has opportunities of procuring suitable conveyance for cargo upon terms as advantageous as those on which he had chartered the ship. A avails himself of those opportunities, but is put to trouble and expense in doing so. Now, A is entitled to receive compensation from B in respect of such trouble and expense. अगेन यहाँ पे वही सिचुएशन हुई है कि बी का शिप का बॉम्बे जा ही नहीं रहा है. जैसे आपने आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है. ठीक है. आप बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन थे. जैसे मुझे कहीं जाना है और मेरी फ्लाइट है, मैंने ओला बुक किया है मॉर्निंग का, मेरी सुबह की फ्लाइट है, मैंने ओला बुक की हुई है और ओला इज सपोज टू कम एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग. बट होता क्या है कि ओला आ ही नहीं पाती है, वो कैंसिल कर देते हैं. ठीक है. और मेरी 8 बजे की फ्लाइट है. अब जो मैं ओला बुक कर रही हूँ आज अभी इस समय, मतलब मैंने 6 बजे करीब मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा कि नहीं हम अवेलेबल नहीं है मैम, हम नहीं आ पाएंगे. तो मैं 6:30 तक मेरी ओला बुक होती है, 6:30 तक, और उसके बाद मुझे बहुत ही हसल बसल में भागना पड़ता है. जैसे तैसे मैंने उससे कहा भाई तो एक्स्ट्रा पैसे ले ले बट मुझे पहुँचा दे किसी भी तरीके से. तो वो मुझे जैसे तैसे करके बिल्कुल मतलब 11th आवर पे मुझे पहुँचाता है. नाउ आई हैव द राइट कि मैं ओला पर ये क्लेम करूं कि मैंने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं आपकी वजह से डिले हुआ, आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया
और उसकी वजह से मुझे लॉस हुआ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे एक कॉम्पनसेशन पे करें। ठीक है, अगेन इस एग्जाम्पल पर जाते हैं कि ए हायर करता है बी का शिप टू गो टू बॉम्बे। बी का शिप जाएगा बॉम्बे एंड देयर टेक ऑन बोर्ड ऑन द 1 और वहां पर 1 को एक कार्गो जो ए उसे प्रोवाइड करेगा उसे कैलकाटा लेके जाएगा। द फ्रेट टू बी पेड व्हेन अर्न, फ्रेट तभी पे किया जाएगा जब अर्न किया जाएगा। नाउ बी शिप डज नॉट गो टू बॉम्बे, यहाँ पे सारा जो किया धरा है वो बी का है, इनका शिप जाता ही नहीं है बॉम्बे। But A has opportunities of procuring suitable conveyance. Now, A is having the opportunities of procuring suitable conveyance for the cargo upon terms as advantageous as those on which he had chartered the ship. A avails himself of those opportunities but is put to trouble and expense in doing so. तो ये कह रहे हैं कि ए के पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी कि वो दूसरा कार्गो शिप का चार्टर कर ले, दूसरा शिप हायर कर ले और अपना कार्गो उसके थ्रू भिजवा दे कैलकाटा। तो अल्टीमेटली ये सब करने में उसे ट्रबल एंड एक्सपेंसेस हुए, तो ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कॉम्पनसेशन फ्रॉम बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रबल एंड एक्सपेंसेस। आई होप दिस इज क्लियर टू। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 3C पर, इलस्ट्रेशन सी पर। नाउ ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय ऑफ बी एट अ स्टेटेड प्राइस 50 mounts of rice. As I've already told you कि mounts मतलब होता है ढेर। तो पहले क्या होता था, जिस समय का ये एक्ट बना हुआ है उस समय ढेर ढेर पर कॉन्ट्रैक्ट होते थे। ठीक है, अब वो कैसे भेजे जाएंगे, बैलगाड़ी के थ्रू या जैसे भी, वो अलग चीज़ है, बट ढेर पर कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, तो उसी तरीके की लैंग्वेज यूज़ की गई है। आप देखिए 1872 का बना हुआ एक्ट अभी भी आप यूज़ कर रहे हैं। A contracts to buy of B at a stated price 50 mounts of rice. No time being fixed for delivery. Delivery के लिए कोई समय फिक्स नहीं किया गया है। A afterwards informs B that he will not accept the rice if tendered to him. अब क्या होता है कि भाई साहब यहाँ पर A ने मना कर दिया कि भाई साहब अगर आप मेरे पास लेकर के आओगे तो मैं मना कर दूंगा, मैं नहीं लूंगा। Now B is entitled to receive from A. अगर आपने कहा, आप किसी शॉप में गए, आपने कहा कि भाई ये सामान मेरे को भिजवा देना, ठीक है, टाइम फिक्स नहीं है, बट उस प्राइस पे आपने कहा, लेकिन जब आपके पास सामान, आपने फ़ोन करके कह दिया कि भाई मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, सामान मेरे पास आएगा, तो नाउ आपके नाम से इतना सामान या इतना राइस उसने रोक रखा था। ठीक है, कि एट अ सर्टेन प्राइस, मान लीजिए कि 500 रुपये में आपने 50 माउंट्स ऑफ राइस का कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसको कोई खरीदार आए और उन्होंने कहा कि मैं आपको 800 रुपये देता हूँ, ये 50 माउंट्स ऑफ राइस मुझे दे दो, बट उसने मना कर दिया कि नहीं सर ये तो बिक चुका है और ये मुझे बस डिलीवर करना है। लेटर ऑन समवन ए कॉल करता है आपको और आपको बताता है कि भाई ये मैं नहीं लूंगा, तो अब आपको नुकसान क्या हुआ, आपको 300 रुपये का नुकसान हुआ ना, एक तरीके से देखा जाए तो। आप अगर उस समय बेचते थे जो 800 रुपये वाला ग्राहक आया था तो आपको फायदा रहता, 300 रुपये का फायदा होता। खैर, तो यहाँ पे B is entitled to receive from A by way of compensation the amount, if any, by which the contract price exceeds that which B can obtain for the rice at the time when A informs B that he will not accept it. तो यहाँ पे सेम चीज़ ही है कि यदि समय रहते वो उसे इन्फॉर्म कर देता, ठीक है, और बता देता कि भाई मैं नहीं खरीदूंगा, तो जितना प्राइस से वो एक्सीड करता वो अमाउंट, उसे वो लेना मतलब उसका अधिकार है, वो लेने का अधिकारी है। ये आपका रजिस्ट्रेशन सी कहता है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो यानी 300 रुपये लेने का अधिकारी है बी, यदि उसके 50 माउंट्स ऑफ राइस 500 रुपये के बिके हैं। डी पर आते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय बी शिप फॉर 60,000 रुपीज। अब क्या हो रहा है कि ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपका जो शिप है वो मैं खरीदता हूँ 60,000 रुपये में। ठीक है, ये शिप है, ये बोट सा लग रहा है कुछ कुछ, खैर ये शिप हो गया। ए कॉन्ट्रैक्ट टू बाय बी शिप फॉर 60,000 रुपीज। कितने रुपए का है, 60,000 रुपए का। अब क्या कह रहे हैं, बट ब्रेक्स हिज प्रॉमिस। नाउ ए मस्ट पे टू बी by way of compensation the excess, if any, of the contract price over the price which B can obtain for the ship at the time of breach of promise. प्रॉब्लम वही है कि जनरल टेंडेंसी में यदि ऐसा होता है कि आपने सपोज कोई घर बुक किया या आपने कोई यही था ना, आपने शिप बुक किया था कि मैं ये 60,000 रुपये में आपका शिप खरीदूंगा,
ठीक है, लेकिन आप बाद में कहते हैं नहीं नहीं भाई साहब मैं नहीं खरीदूंगा, लेकिन साइमल्टेनियसली बी के पास सी आया था और सी बोला कि भाई मैं तेरा शिप 1 लाख रुपए में खरीदूंगा, ठीक है, और इसने मना कर दिया कि नहीं नहीं सर ये तो बिक चुका है, ये आप नहीं ले सकते, ये हमें डिलीवर करवाना है, लेकिन ए ने मना कर दिया, तो क्या हुआ 40,000 का नुकसान हुआ। तो कायदे से ये 40,000 क्लेम कर सकता है कॉम्पनसेशन में। ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये सेक्शन पर्टिकुलरली कहता है ए मस्ट पे टू बी बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन द एक्सेस if any of the contract price, excess of the contract price over the price which B can obtain for the ship at the time of the breach of promise. इसके आगे चलते हैं ई पर। ई क्या कहता है? A, the owner of a boat contracts with B to take a cargo of jute to Mirzapur. A, the owner of the boat. A की बोट है, वो बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मिर्जापुर जूट का कार्गो लेकर के जाएगा फॉर सेल एट दैट प्लेस, जिससे कि मिर्जापुर जाकर के वो जूट बेचा जा सके। स्टार्टिंग ऑन अ स्पेसिफाइड डे द बोट ओइंग टू सम अवॉइडेबल कॉज डज नॉट स्टार्ट एट द टाइम अपॉइंटेड। अब जिस तारीख को निकलना था, जिस दिन निकलना था, उस दिन कुछ कारणों से इनकी जो बोट थी वो स्टार्ट ही नहीं हुई। बोट किसकी है? बोट है ए की। वेयर बाय द अराइवल ऑफ द कार्गो एट मिर्जापुर इज डिलेड बियॉन्ड द टाइम व्हेन इट वुड हैव अराइव्ड इफ द बोट हैड सेल्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या हुआ, इसकी वजह से जो अराइवल था कार्गो का वो डिले हो गया। भाई ऑब्वियस ही बात है, बोट ही स्टार्ट ही नहीं हुई तो हम कैसे पहुंच जाएंगे। आफ्टर दैट डेट एंड बिफोर द अराइवल ऑफ द कार्गो द प्राइस ऑफ जूट फॉल्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो जूट का पैसा है, अभी समय आप देख रहे हैं कि टमाटर का प्राइस बहुत हाई चल रहा है, ठीक है, तो अब मानिए कि कहीं से टमाटर की डिलीवरी होनी है एक प्लेस से, ठीक है, टमाटर मान लीजिए इस समय चल रहा है 240 रुपए किलो, ठीक, टमाटर 240 रुपए किलो टोमेटो। अब 240 रुपए किलो टमाटर कहाँ बिक रहा है? दिल्ली एनसीआर में, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में। अब ये टमाटर कहाँ से आ रहा है? टमाटर आ रहा है आपका सपोज किसी भी नियर बाय एरिया से जहाँ पर टमाटर आराम से सस्ते में बिक रहा है। अब क्या होता है कि जहाँ से आना था वहां पर वो गाड़ी उस दिन खराब हो गई, ठीक है, गाड़ी खराब हो गई, तो 240 से प्राइस गिरकर पहुंच गया 120, ठीक है। अब टमाटर का प्राइस हो गया 120 रुपए किलो। तो क्या होता है कि यहाँ पर जिस दिन आप पहुंचना था उस दिन था 240, तो आपका जो टमाटर था वो 240 रुपए किलो के हिसाब से बिकता, लेकिन क्योंकि आप एक दिन लेट हो गए इसलिए आपका टमाटर 120 रुपए किलो के हिसाब से अब बिकेगा। तो बात समझ में आई? यहाँ यही हो रहा है कि मिर्जापुर जाना था, मिर्जापुर जाकर के हमें जूट बेचना था, लेकिन क्या हुआ कि हमारी जो बोट थी वो किसी कारण से स्टार्ट ही नहीं हुई और उस तारीख के बाद से जो जूट का प्राइस था वो फॉल हो गया, ठीक है। द मेजर ऑफ द कॉम्पनसेशन पेबल टू बी बाय ए इज डिफरेंस बिटवीन द प्राइस विच बी कुड हैव ऑब्टेन्ड फॉर द कार्गो एट द मिर्जापुर एट अ टाइम व्हेन इट वुड हैव अराइव्ड इफ फॉरवर्डेड इन ड्यू कोर्स एंड इट्स मार्केट प्राइस एट द टाइम व्हेन इट एक्चुअली अराइव्ड। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि जो टमाटर वाले भैया हैं, टमाटर वाले भैया ने एक वो बुक करी, क्या बोलते हैं, गाड़ी बुक करी जिसमें वो लारी जिसे बोलते हैं ना, ठीक है। तो टमाटर वाले भैया थे ए, टमाटर वाले भैया ने एक लारी बुक करी बी से और बोला कि भैया ऐसा है कि दिल्ली एनसीआर चल लो, वहाँ पर बहुत अच्छे दाम में टमाटर बिक रहे हैं, ठीक है, और मुझे आज ही आज चलना है, तुम अपनी गाड़ी का बताओ हिसाब किताब क्या है, और फिर मैं कहीं और नहीं पूछूंगा। इन्होंने बताया कि ठीक है आपकी गाड़ी, मैं आपको गाड़ी ला करके दे दूंगा और आज चलिए आप, मैं आपका टमाटर बिकवा दूंगा दिल्ली एनसीआर में, ठीक है। अब जब ए अपना टमाटर लेकर के बी के पास आया तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई और टमाटर लाद दिए गए हैं एक्चुअली गाड़ी में, तो जैसे तैसे करके कुछ भी नहीं हुआ, मतलब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो पाई, फिर रिपेयरिंग ये वो सब होता रहा, लेकिन इन्हें ऑल्टरनेट कोई मिल नहीं पाया सॉल्यूशन। देन क्या हुआ कि ये जैसे तैसे शाम ढलते ढलते पहुंचे तो टमाटर का दाम जो था वो 240 से गिर करके 120 पहुंच गया, ठीक है। अब 120 रुपए किलो के हिसाब से देखा जाए तो इनको 120 रुपए का नुकसान हुआ पर केजी के हिसाब से, क्योंकि पहले तो ये 240 का बेचते, अब ये 120 का बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉम्पनसेशन होगा, तो बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन बी इज एंटाइटल टू पे बी
A is entitled to receive compensation from B of rupees 120. ये आपका ये illustration कहता है. I hope ये भी आपको clear होगा. A contracts to repair B's house in a certain manner. अब हम देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन आपका क्या कह रहा है. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है एफ. इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं और ये जो मतलब ये सेक्शन की खूबसूरती है कि इसमें इतने अच्छे से जी. I hope streaming is live.